हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आया हूं और विविध एक्सप्रेस की क्लास रात 8:30 बजे इसी टाइम आपके लिए डेली आपको रेगुलर मिल रही है। और विविध एक्सप्रेस की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपको मैं कंटेंट अच्छे क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। क्लियर? और विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ यानी पहली बात तो ये कि मैंने आपसे बार बार ये भी बोला है कि क्लास को आप जो है ना मिस ना करें। बहुत बच्चे जैसे क्लास करते हैं, एकदम बहुत ज्यादा बच्चे वॉच करते हैं, 10-20 बच्चे एकदम चले जाते हैं। अगर क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे तो आपको उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा चलो, तो आज शुरू करते हैं विविध एक्सप्रेस की क्लास। ठीक है, सभी स्टूडेंट लिखोगे आप विविध एक्सप्रेस। इसमें आप सभी स्टूडेंट लिखिए आप पहला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने पंजाब का विलय किया? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में आंसर, पंजाब का विलय किया, अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाएं सभी स्टूडेंट। किस गवर्नर जनरल ने पंजाब का विलय किया? पंजाब का विलय किया। तो उस गवर्नर जनरल का आपको नाम बताना है, अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने पंजाब का विलय किया। जब आप उसका नाम देखोगे, नाम आपके याद आएगा तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एकदम दिमाग में घूमेंगे अगर आपने इतिहास को पढ़ रखा है। लिखिए आप सभी लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जीएस के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी एक जो पॉलिसी रही है, लॉर्ड डलहौजी की कौन सी पॉलिसी रही है? राज्य हड़प नीति। अगर ये क्वेश्चन इतना सदाबहार है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल की रही है? अगर कभी ये आपसे पूछा है कि राज्य हड़प नीति या राज्य अपहरण नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट की पॉलिसी किस गवर्नर जनरल की रही है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है तो आपका आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी। और बहुत सारे क्वेश्चन है, रेल की, भारत में पहली बार रेल चली है तो किसके समय चली है? डाक तार प्रणाली किसके समय चली है? लॉर्ड डलहौजी के समय चली है, लॉर्ड डलहौजी के समय चली है। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप सभी स्टूडेंट, गौतम बुद्ध का गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में था? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। गौतम बुद्ध का गृह त्याग कितने वर्ष, शॉर्ट में लिखोगे आप, कितने वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था? क्लियर? जैसे आपने इसका गृह त्याग लिखा है, लिखिए आप सभी स्टूडेंट 30 वर्ष। बच्चों ने लगा भी दिया है 30 वर्ष। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग है। और महावीर स्वामी का कितने वर्ष की उम्र में है? या 30 वर्ष आएगा या 29 वर्ष आएगा? 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग। और महावीर स्वामी का गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में है और इनका 29वें वर्ष की उम्र में है। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखिए आप, गांधी इरविन समझौता कौन सी सन में हुआ है? ओनली आपसे सन पूछा जा रहा है। गांधी इरविन समझौता कौन सी सन में है? गांधी इरविन समझौता, लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता, ओनली आपको सन लिखना है। सन क्या आएगा? 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। 1931 गांधी इरविन समझौता। ये क्वेश्चन भी इतना सदाबहार है और ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता कौन सी सन और डेट में है? 5 मार्च 1931 में है। क्लियर? गौतम बुद्ध का गृह त्याग कौन से वर्ष की उम्र में है? 29वें वर्ष की उम्र में है। और महावीर स्वामी का गृह त्याग 30वें वर्ष की उम्र में है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? 6 वर्ष में हुई थी। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष में हुई थी। क्लियर? और बहुत सारे इनके क्वेश्चन हैं जिन्हें आप यहां पर नहीं करा सकते, आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के साथ। देखो, सभी स्टूडेंट विविध एक्सप्रेस की क्लास को ज्वाइन करें
क्योंकि जल्दी से जल्दी अपना वर्क 8:30 बजे से पहले अपना सारा जो भी आपका वर्क है सारा फिनिश कर लीजिए और विविध एक्सप्रेस की क्लास का आप इंतजार कीजिए कि आपको इस 8:30 बजे इस क्लास के साथ बैठना है। क्लियर? पहले अपने जुनून के साथ, जोश के साथ कि विविध एक्सप्रेस की क्लास आएगी और 8:30 बजे मुझे अपने सारे वर्क ये तो कंप्लीट करने हैं, बीच में छोड़कर मुझे विविध एक्सप्रेस की क्लास करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, अंतरिम सरकार का गठन कौन सी सन में हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन, तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। लगाइए सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में। 2 सितंबर 1946, 1946 अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार पर मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना रखी है, जब आप संविधान की उन वीडियो को वॉच करोगे वहां पर स्पेशल इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अंतरिम सरकार क्या है, कौन इसके किसने, कौन इसके यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं। क्लियर? तो सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ लिख रखे हैं। तो यहाँ पर किसका रोल ज्यादा है, किसके नेतृत्व में बनी है? नेहरू जी के नेतृत्व में। क्लियर? और स्पेशल वीडियो प्रॉपर जाना है तो प्रॉपर का आप संविधान की वीडियो को वॉच करें और वहां से कंप्लीट टॉपिक को तरीका से अच्छे से मजबूत बनाएं। आगे नेक्स्ट लिखिए आप सभी स्टूडेंट, अंतरिम सरकार बिंदुसार। एक क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने है। बिंदुसार का आपको प्रधानमंत्री बताना है और कुछ नहीं बताना। बिंदुसार का ओनली पीएम। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? बिंदुसार का पीएम था चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त। क्लियर? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट लिखिए आप, संस्कृत कॉलेज की स्थापना भारत में। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कौन सी सन में हुई है? स्थापना कब हुई? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं संस्कृत कॉलेज की स्थापना कौन सी सन में हुई है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, लगाइए आप, संस्कृत कॉलेज की स्थापना कौन सी सन में हुई है? 1791 में हुई है। कहां पर हुई है? वाराणसी में हुई है। वाराणसी। और किसके द्वारा हुई है? जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक क्वेश्चन, विजयनगर की पहली राजधानी। विजयनगर की जो पहली राजधानी वो कहां थी? हम्पी। कहां पर थी? हम्पी। अब क्वेश्चन एक और यहां से पूछा जा रहा है, हम्पी कौन सी नदी पर बसा हुआ है? हम्पी कौन सी नदी पर बसा हुआ है? अगर आप इसकी रिवर बताओगे तो अपने कमेंट बॉक्स में रिवर लिख सकते हो कि हम्पी इस रिवर पर है। क्लियर? सफिशिएंट लिखे, हम्पी कौन सी नदी पर है? नदी आपको बताना है। नदी बताइए कौन सी नदी पर है हम्पी? लिखिए सफिशिएंट, तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा नदी पर हम्पी बसा हुआ है। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे यहां पर, किस सुल्तान ने, देखो इतिहास का क्वेश्चन आ गया है, किस सुल्तान ने स्थायी सेना सबसे पहले रखी, या रखी ऐसे लिख सकते हो आप। किस सुल्तान ने स्थायी सेना सबसे पहले रखी? तो आपका आंसर क्या आएगा? सफिशिएंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। किस सुल्तान ने स्थायी सेना रखी? उस सुल्तान का सिर्फ आपको नाम बताना है, यहां पर उसका नाम क्या है। अपने कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो आप, किस सुल्तान ने स्थायी सेना को रखा? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुने करो उस बात को, कि अलाउद्दीन खिलजी जीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन एग्जामिनर उठा लेता है और बहुत इसका बहुत बड़े कार्य इसके रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य एग्जाम में पूछे गए हैं और पहले भी पूछे हैं और आगे भी आपसे पूछे जाते रहेंगे। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। क्लास को लास्ट तक वॉच करें। क्लास को ऐसे नहीं कि भाई इतिहास के 2-4 क्वेश्चन चल रहे हैं बाद में ज्वाइन कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आसान क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो हो सकता है उसमें कितने पॉइंट आपको जुड़ मिल सकते हैं, ये अगर मैं नहीं बता रहा तो आप भी जोड़ सकते हैं। आपका माइंड भी तो वहां कवर करेगा कि मुझे इस पॉइंट का भी पता है, 10 अगले पॉइंट का भी पता है। क्लियर? आपका माइंड भी वहां पर काम करना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए आप, प्रथम आईसीएस परीक्षा पास करने वाला भारतीय कौन था? प्रथम आईसीएस परीक्षा
पास करने वाला भारतीय कौन था, उसका नाम क्या था, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। कितना आसान क्वेश्चन है। प्रथम आईसीएस परीक्षा किसने पास की है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर लिखिए आप सभी स्टूडेंट, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब एक क्वेश्चन आपके सामने, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? अपने कमेंट बॉक्स में सभी मेरे दोस्त लगाएं, यानी महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था, क्लियर लगाइए आप, महमूद गजनवी। अब जैसे इसका नाम आया, अब इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको जैसे ही मैंने इसका नाम लिखा और आप बहुत दिन से इसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, तो जैसे ही महमूद गजनवी बोर्ड पर आया, आपके सामने आया, तो आपका एकदम माइंड घूम गया। इसके सारे जितने भी इसके फैक्ट हैं वो फैक्ट आपके एकदम धीरे धीरे याद आ रहे हैं। अगर रिवाइज बहुत दिन से नहीं किया है तो कुछ कम आ रहे हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं कि हाँ भाई ये भी कुछ है। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं, लगा भी दिया है बहुत स्टूडेंट ने। तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? अल-बरूनी। ये क्वेश्चन एग्जाम आता है कि अल-बरूनी किसके समकालीन थे या किसके दरबार में थे, तब आपका आंसर क्या आएगा? महमूद गजनवी। क्लियर। अब इनकी एक पुस्तक भी है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी है? किताबुल हिंद। सभी स्टूडेंट लगाएं, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कौन सी सन में की है? मेरे प्यारे स्टूडेंट लगा सकते हैं जिन्होंने इतिहास ऑफलाइन में पढ़ा है। मोहम्मद बिन कासिम लिखिए आप सब स्टूडेंट, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की है? अगर मैंने आपसे क्वेश्चन बोला तो आप वो सन बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कब की है, तो आपका आंसर आएगा 712 ईस्वी। 712 ईस्वी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और देखिए आप, भारत पर सबसे पहले अरबी ने आक्रमण किया या तुर्कियों ने आक्रमण किया? ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे यहीं पूछ लिया है, क्योंकि ये यानी मोहम्मद बिन कासिम तुर्की था या अरबी था। ऑफलाइन क्लास पढ़ रखी है, इतिहास को अच्छे से वॉच कर रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आपको मेरी आवाज एग्जाम हॉल में सुनाई पड़ेगी। जिसने मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच किया है और एग्जाम हॉल में जब वो पेपर एग्जाम देने जाएगा तो उसे मेरी आवाज जरूर सुनाई पड़ेगी, अगर उसने मुझे अच्छे से वॉच किया है। अगर अच्छे से वॉच नहीं किया है, क्लास को इग्नोर कर दिया है, तो वहां प्रॉब्लम उसके सामने आएगी, उसे मेरी आवाज ही नहीं सुनाई पड़ेगी। क्लियर। अगर अच्छे से वीडियो को वॉच किया, मेरे साथ बराबर चल रहा है, तो उसे एग्जाम हॉल में मेरी आवाज जरूर सुनाई पड़ेगी कि ये क्वेश्चन हमें इस तरीका से बताया था, और लॉजिकली भी आप वहां ठीक कर जाओगे और आपका माइंड बहुत स्पीड के साथ वर्क करेगा। क्लियर। देखिए आप, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय प्राप्त कौन सी सन में? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरबी था। अरबी पहले आए या तुर्की पहले आए भारत में, बताइए आप। अरबी पहले आए या तुर्की पहले आए? अरबी पहले आए, उनके बाद कौन आया? तुर्की। क्लियर। तो बहुत इसके लिए बहुत सारे पॉइंट हैं। एक पॉइंट इसके लिए ये भी है, सिंध वासियों पर जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। पहली बार भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर। सभी स्टूडेंट नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखे, कौन सा सुल्तान लक्ष्मी देवी की पूजा करता था? मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है कि कौन सा सुल्तान लक्ष्मी देवी की पूजा करता था। बताइए आप सभी स्टूडेंट, कौन सा सुल्तान लक्ष्मी देवी की पूजा करता था? मोहम्मद गौरी जैसे आपने लिखा तो आज ही मोहम्मद गौरी कंप्लीट आपके याद होना चाहिए। मैंने सिर्फ आपको एक टाइटल दे दिया मोहम्मद गौरी, एक क्वेश्चन बनाया लिख दिया, तो ये नहीं होना चाहिए कि मोहम्मद गौरी के आपके जो युद्ध हुए हैं वो सब आपके याद रहने चाहिए। क्लियर।
तो मैंने आपसे पहले भी कई बार बोल रखा है, अगर आपने किसी टॉपिक को अच्छे से वॉच कर लिया, पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, तो उस टॉपिक पर रिवाइज के लिए हर 20 दिन बाद नंबर आ जाना चाहिए। हर 20 दिन में उस सब्जेक्ट पर दोबारा से नंबर आ जाना चाहिए। और ज्यादा कैपेसिटी है तो 10 दिन में आ जाना चाहिए, 10 या 15 दिन में। थोड़ी कैपेसिटी कम है तो 20 दिन में उस जो सब्जेक्ट आपने आज 2-3 दिन में रिवाइज किया तो उसका 20 दिन बाद दोबारा से नंबर आना चाहिए, परीक्षाएं पास हो जाती हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्लियर? वह प्रॉब्लम वहां आती है जहां आपने प्रतिष्ठा लगा रखी है, तैयारी है नहीं, सिटिंग आपकी है नहीं, पढ़ते हो नहीं आप, प्रतिष्ठा बहुत बड़ी लगा रखी है कि दिल्ली पुलिस एनसीआर में जॉब लगेगी, नजदीक है मामला। क्लियर? लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते हो आप। दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता, दिल्ली पुलिस के तो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे आते हैं, उससे ज्यादा बड़े हार्डली तो आपके यूपी के भी होते हैं। क्लियर? तो दिल्ली पुलिस को आप इतना प्रतिष्ठा न बनाएं, सिर्फ तैयारी करें। अगर आप दिल्ली पुलिस टारगेट लेके तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे तैयारी नहीं होती। आपको टारगेट अपने सब्जेक्ट को बनाना है, ना कि दिल्ली पुलिस को बनाना है। अपने सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छे से वॉच कर लिया, मैथ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आप दिल्ली पुलिस नहीं, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, हर परीक्षा आपकी पास होगी। ये अपने अंदर, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जो भी आप फॉर्म भरोगे वही पास होगा। कुल मिलाकर ये कि कुछ में थोड़ा, ये किसी में कुछ लैंग्वेज बदल देता है, किसी में थोड़ा एडवांस में, यानी सब अब तो सब कुछ सब में लग रहा है। टीचिंग की भी तैयारी करोगे तो उसमें भी सब कुछ लगा हुआ है। क्लियर? तो कुल मिलाकर जितना भी सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट पर बिल्कुल फोकस रखना है, प्रॉपर तरीका से सब्जेक्ट को अच्छे से वॉच करना है। आप फिर किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे टीचिंग के में बैठना, दिल्ली पुलिस में बैठना, सिविल में बैठना, आपका कोई भी पेपर फेल नहीं होगा। एग्जाम वहां फेल होता है जहां आपने एक टारगेट बना लिया कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, और उसके अकॉर्डिंग आपने सिलेबस को वॉच नहीं किया, नहीं आपने सब्जेक्ट तरीका से प्रॉपर पढ़े हैं, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप 10-12 घंटे अपनी सीट पर बैठे हो, तैयारी कर रहे हो आप, तो कोई भी एग्जाम, कोई भी फॉर्म आए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपका पास होगा 100%। ठीक है? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब स्टूडेंट। अब आपकी बहुत जल्दी केमिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट होगी। बायोलॉजी के अब आपके 1-2 लेक्चर हो पाएंगे, 1-2-3 मैक्सिमम। ठीक है? उसके बाद आपको केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। थोड़ा सा अल्टरनेट होता है, हिंदी की क्लास भी बीच में होती है, डाइस भी, रीजनिंग भी है। तो मेरी क्लास पे नंबर कई दिन में आता है, तो डेली सबकी क्लासें नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी इतने मॉर्निंग में ज्यादा वॉच करते हो, जब 8:30 विविध एक्सप्रेस की क्लास थी तो कम वॉच करते हो आप। क्लियर? तो ये कि आप भी अपना डेटा वगैरह बचाते हो, तो प्रॉब्लम आपके सामने भी है, क्योंकि आपकी समस्या ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा लाइफ में बिजी हो, क्योंकि आपको डेटा बचाना है, क्योंकि पढ़ना नहीं है। क्लियर? यानी कि डेटा बच जाए, चाहे पढ़ाई हो या ना हो। क्लियर? ये धारणा बिल्कुल नहीं रखनी है। सबसे पहले जीवन में प्रायोरिटी है तो पढ़ाई है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर? आगे देखिए आप, मैंने यहां पर लिखा 1922। एक तुम्हारी इतिहास की कुछ सन की याद ताजा करा रहा हूं मैं, मात्र ज्यादा नहीं, कुछ ही लिखवाऊंगा। 1922 में 2 घटना, आप कोई सी भी आप 2 घटना बोल सकते हो आप। 1922 से पहले आप 1920 भी लिख सकते हो, जिससे आपको कनेक्ट करना है। 1921, 1923, 1931, 1938, 1939। इन सनों को आपको कनेक्ट करना है, अपने माइंड में फीड करना है कि ये सन जो हमने यहां पर लिखी हैं, क्या हमको इन सनों के बारे में कुछ ज्ञान है या नहीं है, इन सनों में क्या हुआ है। क्लियर? अगर आपने इतिहास को बहुत अच्छे से वॉच कर रखा है तो आपका कोई भी सन, एक यही सन नहीं, पूरे इतिहास में चाहे 4000 सन है, 2000 सन है, 5000 सन है, कितनी भी सन आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर टॉपिक प्रॉपर पढ़ा हुआ है। बच्चे कहते हैं कि इतिहास के हम सन और डेट भूल जाते हैं। ज्यादातर मोस्टली मैंने भी यही सुना है, जैसे अपना एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं। जब बच्चे कहते हैं मेरे सामने आके कहते हैं सर इतिहास की सन और डेट हमारे याद नहीं होती, तो सन और डेट याद नहीं होती, उसने कभी ये नहीं सोचा कि सन और डेट याद क्यों नहीं होती। सन और डेट इसलिए याद नहीं होती, हमने टॉपिक को प्रॉपर तरीका से नहीं पढ़ते हैं, कहीं का कहीं हमने उठाया, याद कर लिया। और अगर आप इतिहास को प्रॉपर तरीका से पढ़ोगे, एक अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करोगे, तो प्रॉपर तरीका से रेगुलर आप उसे पढ़ोगे, तो सन और डेट कुछ भी नहीं होता, सन और डेट कुछ भी नहीं होता, आपके सब कुछ याद रहता है। क्लियर? देखिए आप सभी स्टूडेंट, 1920 में कौन सा असहयोग आंदोलन की शुरुआत है? असहयोग आंदोलन, सभी स्टूडेंट नोट करें, असहयोग
आंदोलन की शुरुआत कौन सी सन में, ये इतना ही याद करना है। असहयोग आंदोलन कौन सी सन में, 1920। जब आप प्रॉपर पढ़ लोगे तो आपके सामने जैसे ही सन लिखी जाएगी तुरंत आप बता दोगे इन सनों में इतिहास के अंदर ये घटनाएं घटित हुई, इनसे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। क्लियर? जब प्रॉपर तरीका से पढ़ लोगे, नहीं आपको लगेगा इतिहास सिलेबस बहुत बड़ा है, तैयार नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं है। प्रॉपर तरीका से पढ़ा है, सब कुछ तैयार होगा। प्रॉपर क्लास को कीजिए, 50 बार प्रैक्टिस करिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आपने टारगेट बनाया दिल्ली पुलिस का ही, तो जीएस के 8-10 6-7 जो सब्जेक्ट हैं, उन 6-7 सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रॉपर तरीका से वॉच करके नोट्स बनाकर आप उनको ही 50 बार रिवाइज करके जाओ, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे ही करंट का आपको नोट्स बनाना है, करंट के भी आपको 20-25 पेज ऐसे बनाकर रखने, 20-25 से ज्यादा, 20-25 मैंने आपको ज्यादा बोल दिए, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर? आपको इस तरीके से दुनिया भर की पीडीएफ वगैरह इकट्ठी करंट अफेयर्स पे नहीं करनी है। रोज करंट की पीडीएफ बन के आती है, ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं, कितना याद करोगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको वो याद करना है जो पेपर में आता है। क्लियर? तो वही हम आपको करंट अफेयर्स में भी वही टॉपिक कराते हैं और उन्हीं पॉइंटों पर हमारा फोकस होता है जिन्हें गवर्नमेंट पूछती है। आप अच्छे से 20-25 पेज का अच्छा सा करंट अफेयर्स बना लो, कहीं भी 15 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा तो आपके 12-13 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, वो आपके बिल्कुल आपको 100% मिलने ही मिलने हैं। बट पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में क्या आता है क्या नहीं आता है। क्लियर? ये देखिए आप 1922 में कौन सी चोरी चोरा की घटना, चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी में घटित हुई थी, 5 फरवरी 1922। और असहयोग आंदोलन वापिस, असहयोग आंदोलन वापिस, असहयोग आंदोलन वापिस 12 फरवरी। यहां पर आप 12 फरवरी लिख सकते हैं, आप 12 फरवरी। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ है, मोपला विद्रोह 1921 में मोपला विद्रोह। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ है, स्वराज पार्टी का गठन। अब मैंने आपको ये शॉर्ट में सब इस तरह से लिखे। अब इनमें आप जो भी इनके फाउंडर हैं या विद्रोह कहां पर हो रहा है, तो ये अपने तुम्हारा माइंड घूमना चाहिए। अगर आपने पहले वीडियो को वॉच कर रखा है, पहले सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, तो आपका माइंड घूमना चाहिए कि हमारे सामने ये टाइटल दिए गए, क्या हमें इनसे भी अलग कुछ कंफर्म याद है नहीं याद है। ये वीर एक्सप्रेस की क्लास है, टेस्टिंग क्लास है, ना कि ये प्रॉपर क्लास है। क्लियर? स्वराज पार्टी लिखा तो फाउंडर आप लिखोगे, स्वराज पार्टी मैंने लिखा तो अपनी कॉपी में साथ साथ कॉपी पेन जब चलाइए आप, जब मैं समझाऊं जब कॉपी पेन नहीं चलाना है, और जब मैं नहीं समझ लिख रहा हूं तो आप कॉपी पेन चला सकते हो आप। स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है? 1923। 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ है? कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कराची अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पहली बार मूल अधिकारों का वर्णन कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ है? कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये बताओगे कराची अधिवेशन 1931। और अध्यक्ष कौन थे? बोलने वाले कौन थे? पटेल। और मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति था नेहरू जी ने तैयार करके दिए। अध्यक्ष ये है, बोलेगा ये। क्लियर? लिखिए आप। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, यहां पर अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और 1939 का जो अधिवेशन हुआ इसे बोलते हैं त्रिपुरा। क्या बोलते हैं? त्रिपुरा या त्रिपुरी अधिवेशन बोलते हैं, ये संकट भी इसे कहते हैं। यहां पर अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? ये त्रिपुरा संकट भी कहलाया है, क्योंकि जब चुनाव हुआ तो चुनाव कौन जीत गया? आप कॉपी पेन मत चलाइए, सिर्फ समझिए पहले आप। ये जो त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में हुआ है, इसे त्रिपुरी बोलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर है ये स्थान, ये त्रिपुरा राज्य नहीं है, ये त्रिपुरी एक स्थान है, मध्य प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस का यहाँ पर अधिवेशन हुआ, चुनाव हुआ, तो चुनाव कौन जीत गए? यानी कि सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया, तो गांधी जी ने दूसरे पक्ष का एक का समर्थन किया, उनका नाम था पट्टाभी सीताभी रमैया भी चुनाव हार गए। जब चुनाव हार गए, बोस जीत गए, तो बोस को जब पता चला कि गांधी जी ने मेरा समर्थन नहीं किया है, और उन्होंने गांधी जी से कहा अगर आप मुझसे पहले कहते तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता, तो उन्होंने अपने उस अध्यक्ष पद को नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी भी बोस से नाराज हुई और कांग्रेस पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस को पार्टी से बाहर निकाल दिया।
क्लियर। जब पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया तो उन्होंने अपना कौन सा ब्लॉक बना दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में है। क्लियर। तो मैंने सिर्फ आपको रोक कर ये बताया कि त्रिपुरा जो संकट है वो कौन सी सन में, 1939 में है। क्लियर। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। (1920) असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन 1920 में है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, मैं शॉर्ट तरीका से मैंने आपको सन सिर्फ बताए हैं। क्लियर। लिखिए आप सभी स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो सब आपने पढ़ रखे हैं, बट थोड़ा सा आपको रिमाइंड के लिए, रिवाइज के लिए आपको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। क्लियर। अब हमें पढ़ना चाहिए, तो एहसास दिलाने के लिए भी ये क्लास होती है। तो इस क्लास को तो ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास के अंदर बैठें, जिससे कि आपका जो ना एक मॉरल हाई रहे और आप परीक्षा को पास कर जाओ। क्लियर। लिखिए आप सब स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लीग, इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। लिखिए आप, ये रास बिहारी बोस ने लिखा है, रास बिहारी बोस। इंडिपेंडेंट लीग किसने बनाया था? रास बिहारी बोस ने बनाया था। ये वो रास बिहारी बोस है जिसने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। कौन सी सन में? 1912 में, जब वो अपना पूरे परिवार, पूरे शिष्टमंडल के साथ कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लेकर आया, तो रास बिहारी बोस ने यानी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इतिहास का टॉपिक चलेगा तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, बताओ आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ है? आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ है, तो आपका आंसर क्या आएगा? नवपाषाण काल। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। और हड़प्पा, एक क्वेश्चन लिखोगे आप, हड़प्पा में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु या मिश्र धातु मैक्सिमम पाई गई है? आपका आंसर क्या आएगा? मैंने शॉर्ट में लिखा है, हड़प्पा सभ्यता को हम ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी कांस्य, क्या ब्रॉन्ज, क्या बोलते हैं? कांस्य मेटल सबसे ज्यादा पाई गई, कांस्य। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था? मैंने आपसे पूछा, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था या नहीं था? तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइए आप, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था या नहीं था? यानी सभी बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं था। वेरी गुड। यानी हड़प्पा सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए आप, सिक्कों का अध्ययन कौन सी ब्रांच में होता है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं सभी, कॉइन्स की स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं? सिक्कों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? बताइए सभी स्टूडेंट। न्यूमिस्टमेटिक ब्रांच के अंतर्गत कॉइन्स की स्टडी होती है। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, न्यूमिस्टमेटिक्स ब्रांच के अंतर्गत कॉइन्स की स्टडी होती है। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप सभी स्टूडेंट, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी रही है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने बोला है। गुप्तकालीन या गुप्त काल में, ऐसे लिख सकते हैं आप, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा का आपको नाम बताना है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? ये क्वेश्चन आपको ये बताना है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? कानपुर में 1857 के विद्रोहियों का नेता कौन था? विद्रोहियों का नेता
नेता कौन था? एक क्वेश्चन आपको ये बताना है। सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर लगाएं अपने कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन और जहां जोड़ोगे आप लखनऊ, सेम ऐसे ही जोड़ोगे जैसे आपने ऊपर लिखा है, लखनऊ में 1857 के का विद्रोही नेता कौन था? मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चनों के आप आंसर लगाएं सभी स्टूडेंट। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा बताइए सभी स्टूडेंट कौन सी? दीनार। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? ग्वालियर। किस अंग्रेज अधिकारी ने इसको यानी कि एक मर्द बताया है? यानी यहां पर जितने लोग सोए हुए हैं इनमें सिर्फ एक ही मर्द है, रानी लक्ष्मीबाई, जनरल हुरोस, जनरल हुरोस। और कानपुर में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? नाना साहब। बहुत सारे बच्चों ने लगा भी दिया कमेंट्स में, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और लखनऊ का विद्रोही नेता कौन था? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन के कमेंट्स में लिख भी दिए, बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने आंसर लगाया है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब स्टूडेंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता भी है, जी आपके संविधान में भी लिखवा दिए गए हैं। प्रॉपर वॉच करोगे क्लासों को तो वेद में भी वो चीज दिखाई देंगी आपको, प्रॉपर क्लास में भी दिखाई देंगी। क्लियर? तो ये एक जीएस का फंडा है जिसको हम आपको भूलने नहीं देंगे। क्लियर? आर्थिक नियोजन कौन सी सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन कौन सी सूची का विषय है? कौन सी सूची का विषय है? सभी दोस्तों के सामने एक क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन कौन सी सूची का विषय है? लगाइए प्रिय स्टूडेंट, आर्थिक नियोजन कौन सी सूची में आता है? राज्य सूची में आता है या संघ सूची में आता है या समवर्ती सूची में आता है? लिखिए, समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का विषय है। एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा कौन से अधिनियम में दिया गया है? पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा, संवैधानिक संस्था का दर्जा कौन से संविधान संशोधन में दिया गया है? मेरे प्रिय स्टूडेंट इसमें बताइए आप, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायत का क्वेश्चन तो आपको 100% ही एग्जाम में रखा मिलेगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत संपूर्ण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत, ये स्थापना आप बोलोगे तो कौन सी सन में बोलोगे? 1993। पूरे भारत में 1993, बट अधिनियम पूछे, अगर इस क्वेश्चन में आपसे अधिनियम पूछ लिया तो 1992, और सन पूछ ले कि पूरे भारत में अधिनियम लागू हुआ 92 में और पूरे भारत में पंचायती राज की शुरुआत हो गई 1993 में। यहां पर डाउट रहता है, अधिनियम पूछे तो 1992 और शुरुआत कह के पूछे पूरे पंचायती राज की तो 1993। क्लियर? यानी अमेंडमेंट नंबर कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। क्लियर? तो एक क्वेश्चन और यहां पर घूम रहा है, आप बता सकते हो या फिर मैं बोर्ड पर से लिखूंगा। यानी भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई और कब हुई और किसके द्वारा हुई? मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए। भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कहां पर हुई, कब हुई और किस व्यक्ति के द्वारा हुई? 3 पॉइंट मैंने आपको दिए। पीछे की विविध की क्लास में मैंने आपको ये 3 पॉइंट लिखवाए थे। अगर आपके याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सभी स्टूडेंट। आगे देखिए आप, एक आसान क्वेश्चन, वर्तमान मूल अधिकार कितने हैं? आप बोलोगे सर ये हमने सब पढ़ रखे हैं। वर्तमान मूल अधिकार की संख्या, वर्तमान कुल मूल अधिकार कितने हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? 6। अगर यही क्वेश्चन को सेंस बदल दे कि मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आप परीक्षा फाइट से बाहर हो जाते हो आप। क्लियर? कभी भी एग्जाम को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहना चाहिए। अच्छे से क्लास को प्रॉपर अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, धैर्य से क्वेश्चन को करना चाहिए, परीक्षाएं पास हो जाती हैं। और जो आप पर आता सब कुछ है और वहां जाकर आप बहुत ज्यादा धैर्य खो चुके हो आप, तो परीक्षा फेल भी हो जाती है। क्लियर? तो वर्तमान मूल अधिकार कितने? कॉन्फिडेंस के साथ लगाना है 6।
क्वेश्चन बोले कि मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7। अब आपने 6 और 7 का आपको पता है, आपको यह रीजन भी पता है कि 6 हैं, 7 पहले थे, कौन सा हटा दिया गया है, कब हटाया गया, कौन से संशोधन में हटाया गया, आज उसे कौन सा दर्जा मिला हुआ है, कौन से आर्टिकल में उसको ऐड किया गया है। जिन बच्चों ने संविधान की वीडियो को अच्छे से वॉच किया है, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और नया कोई कहीं क्वेश्चन है भी नहीं, सब कुछ फिक्स है, गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट अपना में फिक्स है। जब सब्जेक्ट फिक्स है तो उसे आप 50 बार रिवाइज करो, 100 बार रिवाइज करो, परीक्षा को पास कर जाओ आप, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज आप नॉर्मल हो, कल आप खास हो जाओगे, बट थोड़ा सा अपने आप को बदलना है, अपने आप को थोड़ा सा बदलना है और सीट पर बैठना, ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बुकों पर लगाना है। जीवन में पहली फर्स्ट प्रायोरिटी, जीवन में अपनी बुकों को आप गले लगाइए और बुकों को पढ़िए। आप अपना कैरियर पहले कैरियर बनाइए, उसके बाद जीवन कुछ हो रहा है। क्लियर? तो रियलिटी शो जीवन का जो है वो आपकी एजुकेशन है, बाकी सब दिखावा है। क्लियर? लिखिए आप, वर्तमान मूल अधिकार कितने? 6। मूल संविधान में मूल अधिकार कितने? 7। और अब जब ये 6 रह गए तो पहले 7 थे, तो कौन सा हटाया गया? संपत्ति। तो मैंने संपत्ति पर पॉइंट रोका था, तो संपत्ति के सारे ही पॉइंट आपके माइंड में रील की तरह से घूमने चाहिए कि जिससे कि कभी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। ऐसा नहीं कि मैंने संपत्ति बोल दिया, आप सोच रहे, दिमाग लगा रहे कौन सा संशोधन, कौन सी सन, कौन सा दर्जा, कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया है। तो ये कब सोचते आप? जब आप सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीका से पढ़ते नहीं है, वॉच नहीं करते, आप समझ कर नहीं पढ़ते, आप वहां प्रॉब्लम आती है। और जिस बच्चे ने एक एक पॉइंट को, कंटेंट को अच्छे से वॉच कर रखा है, बड़े धीरे से तरीका से कंटेंट निकाल रखे हैं, हर 20 दिन में उस सब्जेक्ट को दोबारा से रिवाइज कर देता है, उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन थोड़े से कम हो रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा, क्लास थोड़ी सी स्लो चल रही है, चलो स्लो ही चलने दो, कोई बात नहीं। क्लियर? पहले रक्षा मंत्री कौन थे? पहले रक्षा मंत्री कौन थे? पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। यानी भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। सभी स्टूडेंट नोट करें, पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। और एक क्वेश्चन लिखिए आप इसी में, आजाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? आज जब देश आजाद हुआ, आजाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पहले विदेश मंत्री कौन थे? मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर लगाएं सब स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में। पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और आजाद भारत के पहले विदेश मंत्री नेहरू जी। लगाइए आप, सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके सामने ऐसे आने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यूपीएससी के अध्यक्ष व मेंबर की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? अगर आपने संविधान में वीडियो को अच्छे से वॉच किया है तो आपका ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। क्लियर? सभी स्टूडेंट आगे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसी में ही लिखिए आप, बलवंत राय मेहता समिति कौन सी सन में बनाई गई? क्वेश्चन आपके लिए, बलवंत राय मेहता समिति कौन सी सन में बनाई गई? इस समिति का मैंने आपसे सन पूछा है, बलवंत राय मेहता समिति कौन सी सन में बनाई गई? और पीवी के यानी कि अशोक मेहता समिति कौन सी सन में बनाई गई? अशोक मेहता समिति कौन सी सन में बनाई गई? और पीवी के राय समिति कौन सी सन में बनाई गई? पीवी के राय समिति कौन सी सन में बनाई गई? इन तीनों समिति की आपको सन लिखना है। सब स्टूडेंट इन तीनों समितियों की सन लिखें। अगर आपके इन तीनों समिति की सन याद है तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? और इन तीनों का संबंध, एक बात और, एक पॉइंट आपके और याद हो जाएगा, तीनों समिति का संबंध पंचायती राज से है। किससे? पंचायती राज से, पंचायती सुधार से है। पंचायती राज सुधार, पंचायती सिफारिश, समिति की सिफारिश थी। क्लियर? पंचायती राज सुधार लिख सकते हो आप, या समिति लिख सकते हो, एक ही बात है। 1957, 1977 और 1985, 1985 और तीनों का संबंध किससे है? तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तीनों का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। पंचायती राज से है।
अब आप कहीं पर भी किसी बुक से भी कैसे पढ़ोगे आप, हालांकि संविधान में प्रॉपर ये टॉपिक अभी हुआ नहीं है, संविधान अभी बीच में रुका हुआ है, तो जब ये प्रॉपर टॉपिक होगा शायद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि बुक पढ़नी है तो संविधान सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, अगर आपको पढ़ना तो एक बुक पढ़ोगे पहले क्लास को वॉच करने के बाद, ठीक है। आपको लग रहा है कि कम है तो एक एक बुक आपके पास होनी भी चाहिए, मैं नहीं कहता कि भाई आपके पास बुक नहीं होनी चाहिए, एक एक बुक रखनी चाहिए आपको, प्लस अपना अच्छे से कंटेंट समझ के पढ़िए। आप कुछ जोड़ना है तो उस बुक से ही आप जोड़ सकते हो। आप एक सब्जेक्ट पर 10 बुक लेने की जरूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट पर 10 नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट पर 10 पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट पे एक एक बुक आप रख सकते हो। यही आपका सफलता का मूल मंत्र है। एक सब्जेक्ट पे आपने 20-20 बुक इकट्ठी कर रखी है और 20-20 चैनल को आपने वॉच कर रखा है तो वो आपके लिए बहुत गलत है। आप जहां भी आपको अच्छा सा मेथड लगे आप वहां अच्छे से एक ही मेथड से आप वॉच कीजिए तो बेटर ज्यादा है, समझ में ज्यादा आता है और आपका फोकस वहां रहता है। जहां माइंड डाइवर्ट होता है कि इसकी क्लास भी कर लूं, उसकी क्लास भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो वो मामला गड़बड़ होता है, उस बच्चे का मामला गड़बड़ है बहुत ही ज्यादा। क्लियर? तो मेरा सिर्फ आपसे ये अनुरोध रहा है कि आप जहां भी पढ़ो एक मेथड से पढ़िए। आप जहां भी आप पढ़ो तो एक ही जैसे लेक्चर, एक ही जैसे नोट से पढ़िए। आप बुक रखना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट की एक बुक रखिए, आप 20 बुक 10 बुक लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बार बार से बोलता हूं, अब मैं ये नहीं बोलता कि आप छोटे एग्जाम के लिए, बड़े एग्जाम में भी आप लेना चाहते हो एक सब्जेक्ट की एक अच्छे राइटर की बुक ले लो, उस बुक को आप 20 बार पढ़ लो, परीक्षाएं पास हो जाती हैं। तो मैंने तो ऐसे भी देखे, ऐसे लोगों के इंटरव्यू भी सुने हैं कि जो 22 साल 23 साल की उम्र में यानी कि IAS IPS बने हैं और मात्र एनसीईआरटी पढ़ के भी IAS IPS बने हैं। ऐसा नहीं है एनसीईआरटी खरीद लिया पढ़ा नहीं, और उससे अलग भी एनसीईआरटी से अलग 20-20 10-10 किताब और भी ले रखी हैं के लिए उसी सब्जेक्ट पे, तो वहां परीक्षा कभी कभी फेल भी हो जाती। तो ऐसा भी उदाहरण है जो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद ही उन्होंने मेंस परीक्षा लिख दी है और वहां से परीक्षा पास हो गई है। क्लियर? तो गद्य शैली कहीं आड़े नहीं आती है। कभी आप सोचो गद्य शैली कहीं आड़े आती है, अगर गद्य अच्छा आपने हिंदी में गद्य शैली को ज्यादा वहां यूज कर दिया, किताबी लैंग्वेज को ज्यादा यूज कर दिया तो नंबर कम भी आते हैं। क्लियर? नंबर ज्यादा वहां आते हैं जो आपसे क्वेश्चन रखा गया और आपसे जो अपेक्षा की जा रही है कि आप इसका किस तरह से आंसर बता रहे हो, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसका क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो आप। और जब आप क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीका से डिफाइन कर सकते हो, फैक्ट आपके याद हैं, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? तो वहां ज्यादा गद्य के बड़े बड़े लैंग्वेज, हिंदी के बड़े बड़े वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, परीक्षाएं फेल हो जाती हैं। अपनी लैंग्वेज लिखोगे तो उसमें आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। क्लियर? आगे देखिए आप नेक्स्ट, कोठारी आयोग का संबंध कौन से क्षेत्र से है? सभी जन लिखिए आप, कोठारी आयोग का संबंध कौन से क्षेत्र से? और ये 1964 में ये आयोग बनाया गया था और इसका संबंध शिक्षा से, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, शिक्षा से, एजुकेशन से। कोठारी आयोग का जो संबंध है, जो कमीशन बनाया गया, किससे संबंधित? एजुकेशन। आपको इतना याद करना है इसमें। और कौन से सन में बनाया गया? 1964। कुछ मेरे प्यारे दोस्त सीटेट यूपीटेट की तैयारी करते हैं तो वहां कोठारी आयोग हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, कोठारी आयोग। आगे लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट, सरकारी आयोग कौन सी सन में बनाया गया? सरकारी आयोग, सर अपने कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं आप। सरकारी आयोग का गठन 1983 में, 1983 इसका सन है और इसका संबंध किससे? केंद्र और राज्य के संबंध से, केंद्र व राज्य के बीच संबंध से सरकारी आयोग है। केंद्र व राज्य संबंध, शॉर्ट में लिखिए आप, केंद्र व राज्य संबंध, इतना याद करिए आप। और सरकारी आयोग के स्थान पर अब कौन सा इसमें वो बना दिया? पुंछी आयोग। क्या बना दिया गया? पुंछी आयोग। पहले क्या नाम था इसका? सरकारिया आयोग। अब इसका नाम क्या है? पुंछी आयोग। दोनों मतलब दोनों का वही है, सिर्फ नाम बदले हैं। ये सरकारी आयोग था, अब ये क्या? पुंछी आयोग बना दिया। क्या बना दिया गया? पुंछी आयोग। घबराना नहीं है, समिति भी लिखा सकता है, बस आपको इन नामों पर ध्यान देना है। पुंछी लिख रहा है, सरकारी लिख रहा है, संबंध किससे? केंद्र राज्यों से है। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप सब स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सब स्टूडेंट, भारत में जिलाधीश पद का या जिला न्यायाधीश पद का, जिलाधीश पद, भारत में जिला पद की स्थापना किसकी देन है? या कौन पद की स्थापना किसकी देन है? या कौन? यानी वॉरेन हेस्टिंग्स 1772, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772
1772। आप इनके बारे में जानते हो 1772, वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि बंगाल का प्रथम क्या बना था ये, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कौन कौन से शहर हैं जहां पर जंतर मंतर की स्थापना हुई है। भारत में सवाई जयसिंह द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा जंतर मंतर, जंतर मंतर भारत में कहां पर बनाए गए, जंतर मंतर अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। जंतर मंतर भारत में कहां कहां पर है, अपने कमेंट बॉक्स में कितने स्थानों पर है लगाइए आप। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, एक और लगा दो। जंतर मंतर किसने बनाई, ये भी क्वेश्चन याद हो गया, सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित। और कितने शहरों में, 4 में है, 5 में है, और है में और नहीं में यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और गलत होने के पूरे चांस बनते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पर हम ध्यान नहीं देते। प्रॉपर जब क्लास पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चनों पर ध्यान ज्यादा नहीं देता। अगर आपने इतिहास को बहुत अच्छे से वॉच किया तो आप इन पर ध्यान देते हो आप, और जब इतिहास को मोटा मोटा पढ़ के जाते हो तो इन पर ध्यान नहीं जाते। तो वहां क्वेश्चन एग्जाम में रखता है पहले से, क्योंकि पिछले प्रीवियस में क्वेश्चन रख रखे हैं क्वेश्चन। तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, और एक कहां पर है, वाराणसी। कितनी जगह, कितने स्थान हो गए, 5 स्थानों पर जंतर मंतर की स्थापना है, किसके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बता दो। ऐबक के बारे में जानते हो आप, किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। इतिहास को जो अगर आपने प्रॉपर पढ़ा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सिर में दर्द नहीं करेगा। ऐबक का मकबरा कहां पर था, बताइए आप सभी स्टूडेंट। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पर था, इन लाहौर में। अगर इसकी राजधानी आपसे पूछी जाए तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ऐबक ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई, लाहौर। 2 क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। ऐबक यानी क्लियर, यानी कि ऐबक का मकबरा और राजधानी दोनों आपसे कोई सा भी पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, लाहौर आएगा। क्या आएगा, लाहौर। सफिशिएंट। आगे नेक्स्ट लिखिए आप, हवा महल जयपुर में है, किसने बनवाया था, हवा महल जयपुर में है, किस राजा ने इसको बनवाया था। हवा महल कहां पर है, जयपुर में, और किसने बनवाया है, राजा महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया। महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया। मैंने आपको जहां साइंस के क्वेश्चन थोड़े नहीं रखे इसी वजह से कि साइंस ऑलरेडी चल रहा है। अब 2-3 वीडियो के बाद या 1-2 वीडियो के बाद बायोलॉजी के बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होगी, उसके बाद आपकी फिजिक्स होगी। प्रॉपर क्लास नहीं हो पाती क्योंकि बीच में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, हिंदी की क्लासेस भी है, क्लियर। तो हिंदी की क्लासेस भी होती है तो मेरी क्लास बीच में रुक जाती हैं, क्लियर। तो आप इसमें आप नेक्स्ट लिखोगे, आप सभी स्टूडेंट लिखिए आप, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। और ऐसा ही क्वेश्चन आप नीचे लिखोगे एक और, उत्तरी ध्रुव पर। ऐसे विविध के क्वेश्चन भी आप डेली थोड़े थोड़े लिख ले करो आप, 2-2 4-4, ज्यादा मत लिखिए आप, थोड़े थोड़े करिए आप। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, इसमें आएगा एमंडसेन, और इसमें आएगा रॉबर्ट पियरे। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, लिखिए आप सभी। नेक्स्ट लिखिए आप सफिशिएंट। अब ऐसे तो इसमें क्वेश्चन ये भी कि पहला यूरोपियन कौन था जो चीन की यात्रा की थी, कौन था, मार्को पोलो। और पहला चीनी यात्री कौन था जो भारत आया था, बताइए आप, भारत आया था फाइयान। कौन आया था, फाइयान। अब नेक्स्ट लिखिए आप, गौतम बुद्ध का निर्वाण कहां पर हुआ है, गौतम बुद्ध का निर्वाण से मतलब महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष को प्राप्ति, यानी कहां पर इनकी मृत्यु हुई है। गौतम बुद्ध का निर्वाण कहां पर हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है, आपको प्लेस लिखना है। गौतम बुद्ध का जन्म नहीं पूछा जा रहा है, महापरिनिर्वाण पूछा जा रहा है, जहां पर उन्होंने मोक्ष को प्राप्ति की है, यानी कि उनका निधन हुआ है, क्लियर। तो बताइए वो कौन सा प्लेस है, कुशीनगर
कुशीनगर। अगर यही क्वेश्चन में बदल दूं, महावीर स्वामी यहां पर लिख दूं, महावीर स्वामी का निर्माण कहां पर हुआ है? पावापुरी। पावापुरी दोनों ही यूपी के अंदर है। क्लियर, नोट करें आप इसी को। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? या जैन धर्म के संस्थापक। कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने है। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? तो आपका आंसर क्या आएगा? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव। अब यहां जैसे जैन धर्म का आपने प्रथम तीर्थकर लिख दिया, ये प्रथम तीर्थकर कहलाए। प्रथम तीर्थकर, प्रथम प्रवर्तक ऐसे पूछा जाए तब भी आंसर ये आएगा, ऋषभदेव। अब यहां पर 23वें कौन थे? यहां 23वें आप बता सकते हैं, पीछे यूपी पुलिस में भी आपसे पूछा गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। टॉपिक को बार बार रिवाइज करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे, तो आपका सब्जेक्ट आपकी मुट्ठी में होगा और आपका एग्जाम भी आपकी मुट्ठी में होगा, जॉब भी आपकी मुट्ठी में होगी। क्लियर, तो ये आप ध्यान रखना। आप नेक्स्ट लिखिए आप, यानी कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय के फाउंडर कौन थे? लकुलिश थे। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की है? एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की है? भक्ति आंदोलन। इन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट लिखना। भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा है? तो अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य लिखिए आप, रामानुजाचार्य आप लिख सकते हो आप, रामानुजाचार्य। क्लियर। एक क्वेश्चन, अद्वैत दर्शन के जनक कौन थे? अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन। ये दर्शन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत, विशिष्ट द्वैताद्वैत। क्लियर। तो ये सब आपको धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाएंगे। अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक है शंकराचार्य। शंकराचार्य, इनकी जीवनी वगैरह, इनके जन्म वगैरह सब आपको बता दिए जाएंगे, कौन किसका जन्म कहां पर हुआ है। एक टॉपिक ऐसे विविध एक्सप्रेस में महापुरुषों का चलेगा, जहां महापुरुषों के जन्म लिखवाए जाएंगे और उनके जन्म या उनके कोई मूल नाम, तो वहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। वो भी विविध एक्सप्रेस क्लास में सब धीरे धीरे सब आपके कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। आगे लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट, मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? सभी स्टूडेंट लगाएं, मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया था। दिल्ली पुलिस में आया था। आप ये सोचते कि दिल्ली पुलिस में कहां से क्या आता है, यहां से नहीं आएगा, इतिहास नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तो ये दिल्ली पुलिस में आया था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा। तो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि आपकी नजरों में इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये मुझे पता नहीं है, बट एग्जामिनर की नजरों में हर सब्जेक्ट की वैल्यू है, और यही बात मैं आपको बार बार बताता हूं। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। फारसी भाषा का यहाँ बोलबाला था और फारसी में सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। बट एक ऐसा मुगल बादशाह भी था जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में नहीं लिखी है, तुर्की में लिखी है। और बताइए वो कौन सा बादशाह है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की है? क्वेश्चन आपके सामने। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की है? आप उसका नाम लिखोगे, नंबर लिखोगे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की है और जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी लगवाई है? जहांगीर द्वारा फांसी किस सिख गुरु को? दो क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज्यादा घूमते हैं, आते भी हैं। क्लियर। और जब प्रॉपर क्लास होती है तो वो तो सब तरीका से लिखवाया ही जाता है। क्लियर। तो इसे रिमाइंड के लिए है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की है और जहांगीर द्वारा फांसी किस सिख गुरु को लगाई गई है? क्लियर। अपने कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्तों लगाइए आप, यानी कि आप वेट मत करिए, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप लगाइए। यानी कि यहाँ आएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। कौन से नंबर के थे? 9वें। और यहां पर कौन से आएंगे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, इनका नंबर कौन सा था? 5वां। बहुत बच्चों ने आंसर लगाया है, बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाया है। क्लियर। तो बहुत ही ज्यादा खुशी है कि बच्चे मेरे जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं उसका आंसर बता देते हैं। उसका सिर्फ रीजन यही है कि उन्होंने बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच कर रखा है, लेकिन कभी कभी वो भी भ्रमित होते हैं।
एक मेथड से न पढ़कर 10-10 मेथड उन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत यानी कि उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजर होगा। वो ज्यादा मटेरियल समेटने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ की भी कई क्लास अलग अलग से पढ़ते हैं, बहुत उनके लिए बहुत गंभीर समस्या है। ये गंभीर समस्या आपको कब याद आएगी? जिस दिन आप परीक्षा में फेल होगे उस दिन याद आएगी। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, एक सब्जेक्ट पढ़ो आप, एक सब्जेक्ट पर एक बुक रखो आप, एक ही मेथड से पढ़ो आप, बार बार उसका अध्ययन करो आप। टेबल पर वो बुक रखो आप जो आपको पढ़नी है, बाकी साइड करो आप। ये नहीं टेबल पर आगे आपने ढेर लगा रखा है, पढ़ आप रहे नहीं हो, क्लियर, तनाव चढ़ रहा है। 20 चैनल आपने खोल रखे हैं, आपके उस चैनल की क्लास हुई तो उस चैनल पर पहुंच गए, उससे पहुंच गए, उससे पहुंच गए। आप एक दल बदलू नेता हो रहे हैं, आप दल बदलू नहीं होना है आपको। आपको एक स्थायी बनना है, तरीका से तैयारी करनी है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। अभी क्लास अभी से नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक क्वेश्चन और देखिए आप सभी स्टूडेंट, चलो पहले इसे नोट कर लो। योग दर्शन और न्याय दर्शन के जनक कौन है? योग दर्शन और न्याय दर्शन के जनक कौन है? योग दर्शन और न्याय दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन के जनक कौन है? ये प्रतिपादक कौन है? योग के कौन है बताइए? योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि। अब पतंजलि जैसे मैंने लिख दिया, आप तो बहुत बच्चे, मेरे बच्चे ऐसे भी हैं, मेरे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो ये बता देंगे पतंजलि किस राजा के दरबार में था, कौन सा उसका ग्रंथ रहा है। महाभाष्य ग्रंथ पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहा है, सुंग वंश के फाउंडर। और न्याय दर्शन के जनक कौन है? गौतम। क्लियर। देखो मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है, आपको मेरी बात, ये रियली मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं कभी कभी बहुत वैसी कड़वी बात भी करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा अंदर से गुस्सा भी आता होगा। ये बिल्कुल सच है, जो मैंने बोला है बहुत सोच समझ के बोला है कि बार बार अगर आप पढ़ रहे हो तो एक ही मेथड से पढ़िए आप। अगर आपने 20 मेथड दिन में पकड़ रखे हैं तो आपके लिए बहुत गंभीर समस्या है। आपकी परीक्षाएं फेल होने की वो दिन दूर नहीं की परीक्षाएं पास नहीं होंगी, फेल ही हो जाएंगी। आपको सिर्फ अपने एक ही टीचर के एक ही मेथड से पढ़ना, एक सब्जेक्ट पर एक बुक रखना। मार्केट से आप एक सब्जेक्ट पर एक बुक अपने पास रख सकते हैं, उस बुक को ही 50 बार रिवाइज करिए। और मैं तो फिर भी आपसे बार बार यही बोलता हूं, जो टीचर आपको बेस्ट पढ़ाता है, जो आपका मेथड जिसका मेथड आपको बहुत अच्छे बेस्ट समझ में आता है, तो आपको उसके मेथड से ही अपना कंप्लीट करना चाहिए और अपनी परीक्षा को पास करना है। आपको विद्वान नहीं बनना है। आप क्या कर रहे हो? इस लॉकडाउन में विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हो आप, और विद्वान नहीं बनोगे, आप सिर्फ भटक जाओगे। ये मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी बुक पर, अपनी स्टडी पर, सिटिंग पर लगाएं और अपना जिस मेथड से आप पढ़ते चले आ रहे हो, एक ही मेथड से आप पढ़िए, आप परीक्षाएं पास हो जाती हैं। मैं आपको 11 साल 12 साल का एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं। क्लियर। अब मैंने पहले भी बहुत देखा है कि बच्चे जिस तरह से इधर उधर से मेटेरियल इकट्ठा किया, मेरे सामने आए, मुझे बताया कि सर जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने अपना 6 महीने 4 महीने का टाइम वहां बेकार कर दिया, उधर बेकार कर दिया। पहले हम यहीं पढ़ते थे, वहां से और हमारा परसेंटेज भी घट गया है। तो कुल मिलाकर ये कि आप अच्छे उस चैनल का, अच्छे उसका आप डिसीजन कीजिए, निर्णय कीजिए। कोई गलत नहीं पढ़ाता, मैं ये नहीं कहता कोई गलत नहीं पढ़ाता, बट सिर्फ ये मतलब सिर्फ ये कि जो आपको मेथड अच्छा लगता है सिर्फ आप उसे ही वॉच कीजिए और एक सब्जेक्ट पर एक ही बुक रखिए और उसको बार बार पढ़िए और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, बुक के साथ नोट्स बनाइए, अपने जो टीचर से पढ़ते हैं आप उसके कंटेंट लिखिए आप, तो आपकी परीक्षाएं पास हो जाती हैं। क्लियर। और अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। क्लियर। धन्यवाद।